हरिओम सभी का स्वागत है। आप सभी का हायर एजुकेशन की आज विराम क्लास में, अंतिम क्लास में। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हम फिर से एक क्लास ऑर्गेनाइज कर लेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज औपचारिक रूप से हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी हायर एजुकेशन की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रेयर करेंगे। पीठ, गर्दन, कमर एक सीध में, आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेली को रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। धीरे से हथेलियों के बीच में आईज ओपन कर लेंगे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हायर एजुकेशन में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सीक्वेंस से हमने क्रमवार कैसे भारत में हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ एक एक करके हमने समझा। अब हम आज कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी एजेंसीज रह गई हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि हमने कुछ कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मेनली आईयूसी, एआईयू, यूजीसी, नेट। इन सब के बारे में आपने सुन रखा है, आप इन सब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम पढ़कर आए हैं। तो हमने जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई करी है उन सब का संबंध कहीं ना कहीं इनसे होता है। इसलिए इनके बारे में हम अगर एग्जाम हमको देना है, एग्जाम पर्पज से हमारा हायर एजुकेशन का एक सिलेबस है, तो इनको जानना आवश्यक है। इनको हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में समझेंगे। डिटेल जानने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको इनका करंट डेटा मिलेगा और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, क्या है, ये सारी जानकारी आपको कोई अपडेशंस होते हैं तो ओरिजिनल ऑथेंटिक जानकारी आपको इनकी वेबसाइट से ही मिलेगी। तो शुरू करने से पहले हम कल क्या पढ़ा था, मीन्स जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने क्या पढ़ा था उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि लिंक हमारी बनी रहेगी। हम सारे हमने आयोग पढ़े, कमेटियां पढ़ी, उसके बाद उन कमेटियों की रिकमेंडेशंस से क्या क्या चीजें आई एजुकेशन में, न्यू क्या जोड़ी गई चीजें, उन सबको हमने पढ़ा। डिजिटल फॉर्म में एजुकेशन को हमने देखा, कैसे हर क्षेत्र के व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उनको देखा। इसमें मुख्य रूप से हमने देखे जैसे रूसा हमने पढ़ा था, रूसा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हमने देखा था, उन्नत भारत अभियान, ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र पर कार्य करने के लिए इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स हैं उनको हायर लेवल की एजुकेशन, उनके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं क्या उन तक वे पहुंची हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं पहुंची ही नहीं है, वहां तक उनकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए एज ए सर्वे के रूप में इसको लाया गया, इस पर काम किया गया। और कौन को भेजा गया था, जो आईआईटीज और एनआईटीज के जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर थे उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया था सारी जानकारी जुटाने के लिए। और उन्हीं से ये कहा गया था कि फिर अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है
उनको उनके समाधान भी आप सुझाइए, कैसे उन पर काम किया जा सकता है, सुधार कैसे हो सकता है। ये सब चीजें हमने उन्नत भारत अभियान में पढ़ी। कल किसी को डाउट आ रहा था कि ये 2.0 क्या है, तो ये 2.0 यहाँ पर इसी का लेटेस्ट वर्जन है, उन्नत भारत पार्ट 2 है ये। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ज्ञान। इसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको, उनका एक पूल बनाकर उनको अपने यहाँ लाना, अपने यहाँ के सारे वैज्ञानिकों को, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट करना, ये इसका मेन पर्पस था, है अभी भी इसी में काम चल रहा है। ये सारी चीजें अभी करंट की हैं। फिर एक स्पोकन ट्यूटोरियल हमने पढ़ा था जिसमें 22 भाषाएं अवेलेबल हैं। इसके बाद ई पाठशाला, दीक्षा, इन सब के आप जितनी भी डिजिटल से रिलेटेड आपको मटेरियल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, स्टडी मटेरियल जो है उसको आप पर्सनली विजिट करिए वेबसाइट पर जाकर। आपको जब आप पर्सनली देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। थ्योरेटिकल हम पढ़ लेते हैं, चीजें हमारे दिमाग में इतनी स्थिर नहीं होती हैं, जबकि हम कोई चीज प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वहां से वो स्थायी रूप से हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीजें। इन सबको आप विजिट करिए। अब हम एक हमने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना भी देखी थी, जो किसके लिए थी, जिसमें पात्र कौन लोग थे, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसआईआर, आईआईआईटी, ये सब आपको अभी कंफ्यूज करेंगे। लेकिन जब आप इनको हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, जैसे मैंने हायर एजुकेशन की वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाई थी, आप वहां जाएंगे तो आपको ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, इनके फुल फॉर्म मिल जाएंगे, कौन कहाँ पर है, क्या काम कर रहा है, ओवरऑल जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। और आपको जाना ही है, आप कहीं ना जाएं, कम से कम हायर एजुकेशन की वेबसाइट और यूजीसी की वेबसाइट जरूर ओपन करें, उनको खोलकर देखेंगे। जैसा कि एक दिया था, कुछ आपका काम हल्का हो गया, राखी मैम ने बहुत बड़ी हेल्प की है। आज उन्होंने सारे जो यूनिवर्सिटी वाला आपको काम दिया था उन्होंने सारे डाउनलोड कर लिए, तो वो भी हम शेयर करके एक बार देख लेंगे कि कैसे कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आज जो हमको पढ़नी है टॉपिक्स, IUCS, AIU, UGC और नेट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम IUC। क्या है ये, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। इसको हम इस टाइप की चीज हम एक बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, जब स्थापना हुई थी, बताया था आपको एग्जांपल देके कि एक एक मंच के रूप में काम करेंगे अंतर विश्वविद्यालयों के लिए, कि किसी यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वैसे ये है। तो इसमें इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना इसकी यूजीसी के एक्ट, एक एक चीजें बहुत सिलेक्टिव अब यहाँ पर रखी हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको फिर भी लगती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, इसीलिए आपसे कहा है कि फिर आप इनकी वेबसाइट खोलिए, वहां से जाकर अबाउट में जाइए, और अबाउट में जाके आपको हिस्ट्री से लेकर करंट तक की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, यूजीसी एक्ट 12 CC के अंतर्गत स्थापित है ये। हर जो भी एक्ट होता है उसकी अपनी कुछ धाराएं होती हैं, उन धाराओं के ही आगे ABC ऐसे लगे होते हैं, तो इसमें 12 CC आपको याद रखना है। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करने हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों मीन्स टीचर्स एंड जो रिसर्चर्स हैं उनको अत्याधुनिक सुख सुविधाएं, एटमॉस्फेयर सब अवेलेबल करवाना। ये स्पेशली किसके लिए है, ऐसी यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटी तो है लेकिन उनके पास फंड की उतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स पर, अपने रिसर्च स्कॉलर्स पर, टीचर्स पर खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये फंडिंग अवेलेबल करवाएगी, फंडिंग का काम उनके लिए करेगी, उनको हेल्प करेगी हर तरह से, कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर
स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को, टीचर्स को अवेलेबल कराया जाए, उस सब के संबंध में ये काम करेगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म भी हर एक का याद रखना है, क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म सीधे पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेशली याद रखना है सबके शॉर्ट फॉर्म, जिनके नहीं बने मिले खुद से बनाना है और याद रखना है। इसके बाद क्या है, इसकी कुछ और चीजें हैं। हाँ, वर्तमान में कौन कौन से सेंटर्स हैं जो इसके अंडर में आते हैं या इसके रूप में काम करते हैं, कौन कौन से हैं? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर न्यू दिल्ली, ये अभी करंट में चल रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आईयूसी है या नहीं है। फिर इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये क्या करेंगे, ये अलग अलग फील्ड के आपको दिखेंगे। जैसे ये एस्ट्रोनॉमी वाला है तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए काम करेगा। ये क्या है, यूजीसी, यूजीसी तो पता ही है क्या काम करता है। तो यूजीसी डीएई कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है यूनियन या संघ, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये इंदौर में है। फिर इंफॉर्मेशन एंड लेबोरेटरी नेटवर्क अहमदाबाद में है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन दिल्ली, ये कम्युनिकेशन वाला है, ये लाइब्रेरी वाला है, ये एस्ट्रोनॉमी वाला है, साइंटिफिक, सब में आपको डिफरेंस दिख रहा है। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आईयूसी बना हुआ है। फिर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल बेंगलोर, मान्यता देने के लिए, उनको एफिलिएशन देने के लिए एक अलग बना हुआ है। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन काकीनाडा, काकीनाडा एक जगह का नाम है, किसी को आइडिया है कहाँ पर है काकीनाडा? आंध्र प्रदेश में मैम, काकीनाडा। हाँ, सर्च करके आइएगा। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था और अब हैदराबाद, सॉरी, हाँ हैदराबाद अब कहाँ पर हो गया है, तेलंगाना में। तो ये किस तेलंगाना। वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में आ रहा है, अभी आप करंट उसकी स्थिति देखकर उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करिएगा। इतना क्लियर है? बता दीजिए एक बार। जी मैम। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अब ये आया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बताइए? AIU। AIU, वेरी गुड, इसका शॉर्ट फॉर्म AIU होगा, यही आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ है? 23 मार्च 25, ये हमने कहीं डेट पहचानी हुई लग रही है आपको? पढ़िए पहले, मैं मैसेज और वो नहीं देख पा रही हूँ, आपको माइक खोल के बताना पड़ेगा, हर बार रिप्लाई माइक खोल के ही करना पड़ेगा अभी। हाँ मैम, बता, अंतर विश्वविद्यालय आयोग जो था वो 1925 में बना था। सैडलर आयोग की सिफारिश पर जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ बाद में, स्वतंत्रता के बाद 1973 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का नाम रखा गया। फिर मुख्यालय इसका अगर पूछते हैं तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ऑलमोस्ट आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे, जितने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई होगा तो उसका बेंगलुरु में मिल सकता है, वहां पर टेक्नोलॉजी वाला काम ज्यादा होता है। बाकी ज्यादातर नई दिल्ली में मिलेंगे। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अकबर हैदरी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। करंट अध्यक्ष कौन है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये आपके जो जो चीजें आपको नहीं मिलेगी वो होमवर्क के लिए यहाँ पर छोड़ी गई हैं। हर चीज के करंट आपको वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर जाकर वहां से अबाउट में जाकर लेंगे। ये अध्यक्ष और जो मेन बॉडी फंक्शन होते हैं, मेन अथॉरिटी होते हैं, ये आपको फ्रंट पेज पर ही इनका फोटो और नाम दिख जाता है। तो ये काम आपको वहीं से वेबसाइट से जाकर करना है। फिर प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? प्रोफेसर NS सुब्बाराव। मोस्टली पहले ही पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बदलते नहीं है, बदल जाते हैं करंट वाले। आप मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही बदला है,
तो एग्जाम में फिर गड़बड़ होने की संभावना रहती है। इसलिए या एग्जाम में कम से कम 4-5 महीने का गैप है और पता है कि ये व्यक्ति बदलेगा नहीं इतने लंबे समय तक कम से कम, तब फिर पूछा जा सकता है। अदरवाइज फिर यही पूछा जाता है कि जो पहले थे वो कौन थे। फिर भारत के सभी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के साथ ही, अब ये कंट्रीज याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम आदि विदेशी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटीज भी, मतलब कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज भी इसके सदस्य हैं। कौन है ये ज्यादातर देश? आपको कौन दिख रहे हैं? जो भारत के आस पास के हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत से और भी पीछे हैं डेवलपमेंट में, वे सारे यहाँ पर सदस्य हैं। कोई भी किसी का सदस्य क्यों बनता है? अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बात छोड़ दी जाए तो यूनाइटेड किंगडम अपने आप में बहुत डेवलप है, डेवलप कंट्री में आता है, डेवलपिंग में नहीं आता है। उसके यहाँ सदस्यता के कुछ अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो भारत से भी पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट में, उनकी सदस्यता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि जो भाई आप जिस चीज में ज्यादा महारत हासिल किए हुए हो तो हम वो चीज आपसे सीखें, ये इनका कारण होता है। फिर इसके मुख्य फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यूनिवर्सिटीज एवं गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करना, दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर चलना, इधर से इंफॉर्मेशन इधर, इधर से इधर। फिर भारत में स्थित यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है और सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में काम करता है। जानकारी जितनी भी इसके सदस्य हैं, मान लीजिए जो भी है ये एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इसके जो सदस्य हैं उनको कोई भी नई जानकारी देना है, कोई मान लीजिए हायर एजुकेशन ने कोई नई गाइडलाइन जारी करी है तो वो कहाँ से मिलेगी? उनको यहाँ से मिलेगी। अपनी स्थापना से सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा के विकास में लगा, मतलब जब से इसको गठित किया गया है तब से रेगुलरली ये हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। उच्च शिक्षा पर किसी भी सम्मेलन, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन के एक सामान्य प्रतिनिधि को नियुक्त करना या सिफारिश करना भी इसका काम है। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और अनुसंधानों को आयोजित करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना भी इसका कार्य है। अब ये आपके मन में प्रश्न उठेगा, सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशाला, इनमें क्या अंतर है? तो अगर हम उनको डिटेल में या समझने बैठेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इतना उन पे जाने के हम क्या होता है डिफरेंस, इससे ज्यादा इफेक्ट हमारे एग्जाम पे एक अंतर क्या होता है। तो इसके लिए आप गूगल बाबा की सहायता लीजिए और वहां से भी हर किसी वेबसाइट से, विकिपीडिया से कभी नहीं लेना है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी वेबसाइट पे अच्छा एक आदर्श जो आर्टिकल रहता है वहां से आपको चीजें समझ में आती हैं, उस पर जाकर उसको सर्च करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप तो संगोष्ठी लिखेंगे तो आपको जो संगोष्ठियों की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, वहां से जाकर आप इनको डिफरेंस समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेल को बढ़ावा देने और खेलों में मानक को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खेल संगठनों के रूप में कार्य करना। अब यहाँ से आपको ये बिल्कुल मिल सकता है कि राष्ट्रीय खेल संगठन के रूप में, संगठनों के रूप में कौन कार्य करता है? नेक करता है, यूजीसी करता है, एआईयू करता है, कौन करता है? तो आपको ये याद रखना है कि एआईयू इस कार्य इसमें काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक। नेक मींस नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल्स, नेक। अच्छा, एक चीज अभी याद आ गई है, कहीं मिस ना हो जाए, अभी बता देते हैं। जैसा कि कल भी हमारा हुआ था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि आपको वेबसाइट पर जाना है ओरिजिनल, वहां से डेटा कलेक्ट करना है।
आज भी ये बात हुई है। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है आपको, हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे आप, आपको वहां पर सारा इंग्लिश में पहले दिखेगा, लेकिन ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी वाला मीडियम भी खोल सकते हैं, हिंदी में भी सारा मटेरियल आप देख सकते हैं। लेकिन आपको उस हिंदी वाले पे जाना नहीं है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हिंदी वाला जो है वो रेगुलरली अपडेट नहीं होता है। मेटर जो भी वहां पर स्टडी मटेरियल है या जो भी जानकारी है वो रेगुलरली अपडेट नहीं होती है, तो आपको वहां से गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। इंग्लिश वाला रेगुलरली अपडेट होता है, तो एकदम परफेक्ट जानकारी आपको वहां से मिलेगी। तो क्या करना है, इंग्लिश वाले पर ही थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, इंग्लिश को समझने में परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। और जैसे यूनिवर्सिटीज के नाम वगैरह है, ये है कुछ उसकी वर्किंग फंक्शंस है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको ऑथेंटिक जानकारी करंट की मिलेगी। ठीक है, ये सावधानी आपको रखना है। जैसे अब इसके लिए भी जाएंगे तो नेक की वेबसाइट खोलेंगे, वहां से उसकी एक प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे। वहां से क्या है, इसका स्थापना का आधार क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन। अच्छा, यहाँ पर एक ये प्रत्यायन शब्द आपको दिखाई दे रहा है, किसी को इसका मीनिंग पता है, क्या होता है प्रत्यायन का अर्थ, एनीबडी? यहाँ पे ये एक्रीडिटेशन तो समझ में आ रहा होगा, इसी का ये हिंदी है, मीन्स मान्यता प्रदान करना। यहाँ पे दो काम करता है, ये मूल्यांकन करता है और मान्यता प्रदान। आपने देखा होगा कई बार, आप जब अपने ग्रेजुएशन लेवल पर या कहीं अपनी एजुकेशन जब चल रही होगी तो नेक की टीम आती है, टीचर्स लोग बोलते होंगे कि नेक की टीम आ रही है, उसके हिसाब से सारी तैयारियां चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक सब व्यवस्थित करना है। नेक की टीम आएगी और हमको ग्रेड देगी, जैसी हमारी व्यवस्थाएं नजर आएंगी कि स्टूडेंट्स को कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट बोल कर जाते हैं, नहीं लगा अच्छा तो उसके हिसाब से बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे देकर जाते हैं, कई बार मान्यता रद्द भी कर देते हैं। तो यही काम इसका होता है कि मूल्यांकन करेंगे, आपका इवोल्यूशन करते हैं, किसका, यूनिवर्सिटी का। और प्रत्यायन, प्रत्यायन मीन्स मान्यता देते हैं, जी मान्यता देते हैं, मान्यता उपलब्ध कराते हैं। फिर ये कुछ मिसिंग, गड़बड़ हो गई है शायद। शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु अपेक्षित नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई। मतलब ये कब दी गई, 1986 में। इसका आधार ये था, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन कब आ जाते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन में। हाँ, सही सही, अब थोड़ा सा मैसेज पहुंच रहे हैं सबके, सही, सबने पहचान लिया है, सही, वेरी गुड। ये ईयर आपको रखना है एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्थापना किसके आधार पर की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई थी सेकंड वाली, उसके आधार पर की गई थी। ये यहाँ पर ये जो गड़बड़ हो गई है, ये 1992 है। क्या हुआ था 1992 में, जब हमने पॉलिसीज पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि 1986 में हमारी पॉलिसी आई थी सेकंड, लेकिन वह जैसी होना चाहिए थी, जो उसमें एक अपेक्षा की गई थी, उन पे खरी नहीं उतर पाई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो 1992 में क्या हो गया था, फिर एक प्लान लाया गया, उसमें संशोधन करके 86 वाली में संशोधन करके एक प्लान लाया गया, उसी को बोलते हैं क्रियात्मक योजना। पूरी दूसरी ही एजुकेशन पॉलिसी थी, कुछ सुधार के साथ थी, इसलिए उसको क्रियात्मक योजना कहा गया। कोई नई एजुकेशन पॉलिसी वो नहीं थी जो 92 में आई थी। फिर उसी की उसने बात की थी कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन इकाई या संस्था स्थापित की जाए। तब ये नेक का कंसेप्ट आया और उसकी स्थापना कर दी गई 1994 में। 2 में ऐसा कहा गया 1992 में, उसके 2 वर्षों बाद 94 में इसकी स्थापना हो गई।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुख्यालय इसका देखें तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और किसके द्वारा हुई स्थापना, यूजीसी के द्वारा, ये भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन है इसके, यूजीसी के अध्यक्ष ही इसके सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा से संबंध में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं का मूल्यांकन, आकलन एवं मान्यता प्रदान करना इसका कार्य होता है। योजना से संबंधित वैधानिक निकाय और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त, ये कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, मिसिंग हो गया है ये वाला, समय समय पर, अच्छा यहाँ से प्रदान करना योजनाओं, सेंटेंस कुछ गड़बड़ हो गया है। ये समय समय पर स्थापित की जाने वाली सलाहकार एवं परामर्शदाता समितियों से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। ये इसका ये काम है, ये इसकी सारे काम याद रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट से, यूजीसी से, कि क्या क्या काम ये करता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सब। अब वर्तमान वाले कहाँ से पता चलेंगे, वेबसाइट से पता चलेंगे। फिर एक ये है एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। स्लाइड में तो रहेंगे ही, लेकिन हाथ से नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि चलते फिरते उनको रिवाइज कर सकते हैं। टीचर्स डे सबको पता है, 5 सितंबर। इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को। लिटरेसी होता है ना, शिक्षा और अशिक्षा से संबंधित शब्द, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस, ठीक है, लिटरेसी होता है ना साक्षरता दिवस। यस मैम इंटरनेशनल, ये चिल्ड्रंस डे तो अपन 14 नवंबर को मनाते हैं ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या 30 लिखा है, ये पढ़िए। नवंबर। ये लिखा क्या है, इंटरनेशनल लिखा है मैम, नेशनल नहीं लिखा है। चिल्ड्रंस डे लिखा है तो 14 नवंबर, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे लिखा है तो 20 नवंबर, ठीक है। हाँ, आज नेशनल आज मदर्स एजुकेशन डे डे कौन सा डे है, मदर्स डे। हाँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल मदर्स। हमारे एग्जाम में एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डेज आ सकते हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो नेशनल एजुकेशन डे कब होता है, 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, किसी को कोई आइडिया है? थैंक यू नेहा जी। क्यों मनाया जाता है 11 नवंबर को, क्या था ऐसा? हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत में? श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वेरी उनका गुड। जन्म तो है। जी, उन्हीं का जन्मदिन, उन्हीं के जन्मदिन के आधार पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंखें खोलकर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर करेंगे। वहां पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी हो सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी हो सकता है। आप जल्दबाजी में, और ऑप्शन में भी दोनों की डेट मिलेगी, जल्दबाजी में कि राष्ट्रीय बस सा पे छोटी की मात्रा लगी देखी हमने और फट से हमने सा और छा देखा और हमने बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े और टिक कर दिया। फाइनली घर आकर हमने देखा ओ माय गॉड ये तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या एक्ट देखेंगे। एक्ट मींस अधिनियम। अधिनियम कहाँ पर होते हैं? दो तरह के अधिनियम होते हैं। एक तो हमारे संविधान में जितने होते हैं अनुच्छेद होते हैं, और अधिनियम कैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट, संसद जो मिलकर वोटिंग करके किसी भी बिल को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास करवा लेती है, उसको भी हम अधिनियम एक्ट बोलते हैं। और अनुच्छेद होते हैं कुछ हमारे, तो उनको हम आर्टिकल बोलते हैं। काय में होते हैं? आर्टिकल। संविधान में होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। जबकि एक्ट हमारे संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कोई भी चीज जब संसद के द्वारा लेकर आई जाती है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या संवैधानिक
कोई भी रूल या कोई संस्था के लिए है, अगर संस्था कुछ बनी है संसद के द्वारा तो उसको स्टैट्यूटरी वर्ड यूज किया जाएगा, संविधिक। और दोनों में बहुत जरा सा अंतर है, सांविधिक, संवैधानिक और संविधिक। संविधिक संसद के द्वारा बनाया गया है, सांविधिक या संविधानिक, संवैधानिक संविधान में जो है चीजें उनको बोला जाता है संवैधानिक। तो बारीकियां देखते हुए हर क्वेश्चन को हल करना, ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ा ठीक से नहीं पढ़ा, कहाँ कहाँ पर गलतियां होती हैं, है नहीं है, इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कहीं पर जो हमारी वर्तनी संबंधी मतलब मात्राओं की या स्पेलिंग की जो बनावट की, अक्षरों की, वहां कोई गड़बड़ हो जाती है, उसको हम समझने में गलती कर देते हैं, तब जल्दबाजी में, प्रेशर में हमें लगता है कि जल्दी करना है, आता सब है हमको, लेकिन हम जब प्रेशर में होते हैं तो ऐसी गलतियां हम करते हैं। उससे बचने का भी एक तरीका बताएंगे, दर्शन की क्लास में बता देंगे, वो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्या है भाई पहला इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। एक याद आ रहा होगा, हमने आर्टिकल 45 पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है? बताइए, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जल्दी आंसर कीजिए, मैसेज कर दीजिए या फिर बोल माइक ऑन करके बताइए। नहीं नहीं ध्यान आ रहा है। एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी फर्स्ट थी, सॉरी, जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, याद आ रहा होगा आपको, उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 45 और उसमें 45A, उसमें बात की गई थी अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो हैं। याद आया, कुछ ध्यान आया? बताइए माइक ऑन करके, पढ़ा था ऐसा हमने? कुछ तो रिप्लाई दीजिए, कुछ तो रिप्लाई दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम बस ऐसे ही दीवारों को पढ़ा रहे हैं, कोई है नहीं स्टूडेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है? आर्टिकल 21A। तो जो आर्टिकल 45 था, उसमें क्या था, कहाँ है वो? उस जगह पर क्या चलते हैं? मौलिक कर्तव्य होते हैं। वहां पर जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल जहां पर 41 है, उस जगह पर मौलिक कर्तव्य हमारे चलते रहते हैं, मौलिक कर्तव्य। और अब मौलिक कर्तव्य कैसे होते हैं, मीन्स बताया था ना कि एक एक क्या होती है, ड्यूटीज होती हैं और एक रूल्स होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य राइट्स होते हैं। तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य आपके ऊपर आपको कोई अदालत में नहीं ले जा सकते आप इससे कि आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है तो आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि जाके बोल दें कि हमें पढ़ा नहीं रहे, हम 6 से 14 साल के छोटे बच्चे। एक बस दे दिया गया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस चीज से बचने के लिए कि उसका पालन कठोरता से हो, उसको यहाँ पर मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया कि नहीं, अगर आपको कोई नहीं पढ़ाएंगे, आपके पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जाकर न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं कि हमको देखिए, हमारे लिए ऐसा नियम है, हमको ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा नहीं रहे हैं। क्लियर है? ये कब आया है? 86 संशोधन हुआ है संविधान में, जगह जगह पे बहुत सारे संशोधन। मूल संविधान में 395 जो है आर्टिकल्स थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो उस समय के हिसाब से थे, समय के साथ में चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं, तो फिर अब संविधान को ऐसे बदल तो नहीं सकते हैं, उसमें एडिशनली उनको जोड़ दिया गया, तो उनको पीछे से संशोधन का नाम दे देते हैं। किस नंबर पे कौन सा संशोधन हुआ है उसको उसका नंबर मिल जाता है। कौन से कितने हो गए फिर जुड़कर? अभी आई थिंक 400 450 100 से ऊपर है अभी टोटल आर्टिकल। स्टार्टिंग में जो 395 थे, अब वो बढ़कर 450 से ऊपर हो गए हैं, लगभग 500 के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि संशोधन होते ही रहते हैं रेगुलरली। इसकी ईयर याद रखना है, 2002 में ये हुआ था, जब इसको मौलिक अधिकार में लाया गया था, ह्यूमन राइट्स में। बताइए प्रियंका जी, क्या डाउट आ गया? मैम अभी वो जो आपने नंबर बताया कितना बताया? काय का नंबर?
अभी 399 समथिंग। 395। तो मैम ये जो ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब पूरा है उसमें ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ये आर्टिकल नहीं इतनी नहीं नहीं, सारे आर्टिकल की बात, ओवरऑल जो हमारा संविधान है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक जितने आर्टिकल हैं वो 395 बताए थे मैंने। एजुकेशन के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए कहीं कहीं पे हमको मिलते हैं, तो जो है इम्पोर्टेंट वो ले आए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 28, कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेश या धार्मिक शिक्षा की कुछ स्वतंत्रता रहेगी। टाइम है ना आप लोगों के पास, कर लेंगे आज इसको कंप्लीट? और भी चीजें हैं जो सब में, ठीक है, एक सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक तो जो टोटली गवर्नमेंट जिसके लिए फंडिंग करती है, ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, आप सबको पता है। किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, वेन लगा हुआ है उस पर, मनाही है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, उन्होंने इस अनुच्छेद के माध्यम से क्या छूट दी है कि जो संस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग तो लेती है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। कुछ कुछ धार्मिक शिक्षा अपने धर्म की, संप्रदाय की दे सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार दिया गया। फिर अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिला। मीन्स जो अल्पसंख्यक हैं वे अपने धर्म से रिलेटेड, अपने संप्रदाय से रिलेटेड अपने पर्सनली खोल सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ उनके मदद नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपको स्वतंत्रता है कि आप खोल सकते हो अपने धर्म का, आप कोई भी संस्कृति को आप अपनी संरक्षित करेंगे ना, क्योंकि कोई भी है अगर उसकी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, आगे उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी चीज, विलुप्त हो जाएगी। उस विलुप्त ना हो इसलिए उनको छूट दी है कि आप दे सकते हो अपना कल्चर, आगे आप बनाए रख सकते हैं। हाँ जी, संध्या जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? मैम ये अनुच्छेद 2830 ये मतलब वो जो ये संविधान में ह्यूमन, जो हाँ, अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल ही है ये 21, ये सारे आपके ह्यूमन राइट्स वाले आर्टिकल्स ही हैं, उसमें शिक्षा से रिलेटेड है ये, कि आप कैसी वाली एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या पॉलिसी है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसमें भी स्पेशली ह्यूमन राइट्स जो हैं उसमें इसकी बात की गई है। क्लियर है अभी ओके संध्या जी? ओके। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये वाला तो संपन्न हो गया, स्लाइड शो ओवर हो गया है। अब हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। अब आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, पेन का यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पर। पीडीएफ, पीपीटी, पीपीटी हो गया है, ये वाला है। चलिए, नेक हम देख रहे थे, नेक में एक हमको सेंटेंस कुछ गड़बड़ लग रहा था। योजनाओं को करने वाले वैधानिक निकायों और आंतरिक कर, विजिबल है, दिख रहा है ठीक से सबको? बता दीजिए एक बार। यस मैम। कोई समस्या तो नहीं है? मैं पढ़ के बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। योजनाओं, ये नेक का ही है ना, नेक थोड़ा सा हम उसका एक जो लास्ट पॉइंट हमको लग रहा था तो उसी को रिपीट कर रहे हैं। योजनाओं को करने वाले संवैधानिक निकायों और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त नेक समय समय पर स्थापित की जाने वाली सलाहकार और परामर्शदाता समितियों से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। मीन्स जो भी इससे रिलेटेड है उनसे, देखिए दूसरों को वैधानिक निकाय जो है, आंतरिक कर्मचारी जो है नेक, उनके लिए तो करता ही है सारी चीजें, लेकिन खुद किससे सलाह लेगा? खुद भी जो परामर्शदाता समितियां हैं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। दिशा निर्देश का प्राप्त करने का एक होता है शब्द आदेश और एक होता है निर्देश। इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? आदेश का मतलब होता है, जैसे हम जनरली किसी ने हमसे कुछ कहा करने के लिए कि ये काम कर लो, अब
उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि क्या उसका वैल्यू है, आप उसकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए घर में पिताजी हैं, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज उनकी मानते हैं, तो उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमने मान लिया जैसा उन्होंने कहा। राजा अपनी प्रजा को जो भी आदेश दे दे, मंत्रियों को जो भी आदेश दे दे कि ऐसा करना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। राजा का आदेश है मतलब पालन करना ही है। अब आदेश निर्देश में कब बदल जाता है? किसी ने कहा कि भोपाल जाओ, ये आदेश दे दिया, लेकिन भोपाल कैसे जाना है साथ में ये भी बताया जाए, ये निर्देश हो जाता है। डायरेक्शंस काम को करने के जिसमें इनबिल्ट रहे वो हमारा निर्देश हो जाता है, अन्यथा आदेश रहता है। तो यहाँ पर वह कैसे कैसे काम करना है उसको, उसके लिए निर्देशन प्राप्त करता है किनसे? जो कमिटीज होती हैं। कमिटीज कौन सी हो सकती हैं? गवर्नमेंट बॉडी की हो सकती हैं, जो इससे ऊपर की होंगी, जाहिर है उन्हीं से ये सलाह लेगा। फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक आती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको हम NCTE बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष, ये इसमें थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में नोट किया गया था ये, तो कुछ चीजें एकदम जैसे हम स्लाइड में कर लेते हैं सिस्टमेटिक, वैसी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम चलेंगे वैसे ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष या चेयरपर्सन भी उसको कहा जाता है संतोष कुमार सारंगी। अभी इसको चेक कर लेंगे आप और वहां पर वेबसाइट से जाकर। स्थापना 1973 में एक सलाहकार समिति के रूप में गैर वैधानिक इकाई की स्थापना हुई। गैर वैधानिक से क्या मतलब है? संविधान का है तो संवैधानिक, संवैधानिक, और ये अगर वैसा नहीं है, अलग से आ रहा है, मतलब ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसे इसकी स्थापना। केंद्र और राज्यों को शिक्षा के संबंध में सलाह देना, ये इसको आप ऐसे याद रखना, इसके नाम से समझ लीजिए इसको, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्या काम करना है इसको? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। आप ये ध्यान रखिए, जो बीएड होता है, एमएड होता है, डीएलएड होता है, ये सारी चीजें किस लिए की जाती हैं बताइए? टीचिंग के लिए मैम। टीचिंग के लिए। तो टीचिंग को यानी टीचर के लिए जितनी भी एजुकेशन दी जानी है, टीचर खुद कब बनेगा? जब खुद प्रशिक्षण ले लेगा, टीचिंग स्टूडेंट्स को कैसे टैकल करना है वो सारी ट्रेनिंग उसको लेना है। तो उन सारी ट्रेनिंग्स के लिए इस काउंसिल को बनाया गया है। उनसे रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के लिए इसको काम करना है। क्या क्या काम करना है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। इनको समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये फैक्ट है। ये शॉर्ट में जो लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। उद्देश्य हम देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षा के संबंध में उचित मानदंड स्थापित करना एक तो इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना जिनके पास वांछनीय योग्यता हो, मीन्स बीएड कराएं उनको, एमएड कराएं, डीएलएड अगर कोई प्राइमरी का है तो उसको डीएलएड कराएं, ग्रेजुएशन वाला है तो बीएड से करेगा, और उससे भी ऊपर का है तो फिर उसको एमएड कराया जाए, और उसके पास पर्याप्त योग्यता हो, एलिजिबल हो वो इन सबको करने के लिए। ये देखना किसका काम है? इस काउंसिल का काम है। सभी स्तर, चाहे प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी कॉलेज, जो भी स्तर हो, उस पर शिक्षकों के लिए अपरिहार्य का मतलब आप कई एग्जाम फॉर्म भरते होंगे कंपटीशन वाले, उसमें आपको मिलता है अपरिहार्य योग्यता, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप वो जो मांग रहे हैं क्वालिफिकेशंस, आप उनको रखते हो कि नहीं वैसी पात्रता, तो ये भी निर्धारित कौन करेगा? क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही डिसाइड करेगी। फिर शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना या उस पर नियंत्रण करना। व्यावसायीकरण से मतलब क्या है? यहाँ पर आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा था, पहले भी चर्चा हमने करी है अपनी हायर एजुकेशन की क्लास में, धड़ल्ले से प्राइवेट, आप अपने घर से निकलेंगे 2 कदम पर आपको स्कूल दिख जाएगा, थोड़ी और दूर गए फिर 2 कदम पर एक और स्कूल दिख गया, प्राइवेट स्कूल।
क्या हो रहा है वहां पर, एजुकेशन को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बिजनेस पर्पज से, हाँ बिजनेस पर्पज से यहाँ पर काम हो रहा है कि पैसा कमाना है, एडमिशन देना है, पढ़ाई उनको अच्छी मिले या ना मिले। टीचर भी 500-1000 रुपए में जैसा जो टीचर मिल जाए उसको रख लेना है। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है बहुत नीचे जा रही थी, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए व्यवसायीकरण को रोकने के लिए ये काम करता है, उस पर नियंत्रण करता है। शिक्षा से संबंधित संस्थान खोलना, अगर जो बीएड कॉलेज हैं, जो एमएड कॉलेज हैं, उनको खोलने की मतलब खोलना, ये भी इसी का काम है कि कहाँ जरूरत है वहां पर अगर कोई नहीं है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो ये जिम्मेदारी इसी की है कि वहां पर अवेलेबल करवाए। शिक्षक शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, साथ में राज्य सरकार के द्वारा भी जो दिए जाते हैं काम, उन सबको करना भी इसका है। लेकिन ये सारे काम किसके बारे में कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? केवल टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही इसको सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर शिक्षक शिक्षा से संबंधित मानक निर्धारित करना, मानक निर्धारित करके उनमें समन्वय स्थापित करना, मीन्स कोऑर्डिनेशन लेकर आना, इन मानकों के पालन की निगरानी भी करना। ऐसा नहीं है सिर्फ कि अपन ने बना दिया और बात खत्म हो गई। स्टैंडर्ड एक डिसाइड किया कि आपको जैसे टीचर के लिए कर दिया कि आप बीएड में एडमिशन के लिए आपका ग्रेजुएशन पे कम से कम 75% होना चाहिए, अनिवार्य। ये एक स्टैंडर्ड डिवाइस मतलब बता दिया उनने। अब उसके बाद में कोऑर्डिनेट, जहां पर बीएड कॉलेज है वहां पर उनको बताएंगे कि भाई आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर उसकी निगरानी भी करना पड़ेगी कि वाकई में जो कहा गया है वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ तो भर लिया। तो उसके लिए फिर जो लिखित व्यवस्था होती है, सिग्नेचर होते हैं चीजों के, अथॉरिटी के, वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो निगरानी होती फिर ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण शिक्षा से मीन्स टीचर एजुकेशन से जुड़े सभी संस्थानों को मान्यता देना, चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो या प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको एफिलिएशन लेना ही पड़ेगा। और ये एफिलिएशन कौन देगा? हमारा शिक्षण, हाँ नहीं नेक नहीं चल रहा है, नेक खत्म हो गया, नेक तो कब का खत्म हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा ये चल रहा है हमारा, एनसीटीई ये देगा। अब ये याद रखना है आपको, कोई भी हो अपने काम, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार कि विकेंद्रीकरण करना पड़ता है, जो जहां पर है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, उस एरिया की सारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। हर जगह एक ही व्यक्ति जाकर नहीं देख सकता, एक सेंटर बना हुआ है वो सब जगह जाकर नहीं कर सकता। निगरानी वाली बात आ गई है तो क्या वहां से बैठे बैठे हो सकती है? टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी एक सीमित, उसकी भी सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाती है। तो उन चीजों से बचने के लिए क्षेत्रीय समितियां बनाई गई। कौन कौन सी क्षेत्रीय समितियां हैं, कहाँ पर हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको याद रहेंगे, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब इनमें आपको ये भी, अगर मैप के थ्रू आपने कभी पढ़ाई करी है, इंडिया का मैप आपको ध्यान है कि पूरब में कौन कौन से स्टेट्स हैं, साउथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये सब आपको याद है, तो ये आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक एक ही है और किस जगह का है। बस ये है कि ये जो जयपुर वाला है ये राजस्थान में है, राजस्थान आपका कहाँ आता है? पश्चिम में आता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मध्य प्रदेश को ले लिया है। और भुवनेश्वर उड़ीसा आपका ईस्ट में आता है, दक्षिण में कर्नाटक बेंगलुरु को ले लिया है। एक बार इसको भी आप ना वेबसाइट से जाके चेक करिएगा, हो सकता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो इसमें या चेंजेस कुछ आए हो, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए शिक्षक शिक्षा के संबंध में सभी विषयों पर काम करना, जितने भी चाहे राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, सबके लिए काम करना। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
इसको अब ये हम शॉर्ट में इनको देख लेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम शिक्षा से रिलेटेड हैं। ये यहाँ से ऐसी जगह से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्राइमरी लेवल पर क्या दिया जाता है? बचपन शिक्षा उसको बोला जाता है। बचपन शिक्षा का डिप्लोमा दिया जाता है। ये लिखा हुआ है ना, बचपन शिक्षा या डिप्लोमा इन एलिमेंट। फिर इसके बाद में जो प्राइमरी लेवल है, कुछ छूट गया पीछे, नीचे लिख दिया उसको लास्ट में मैंने। प्री प्राइमरी के लिए बचपन शिक्षा का एक डिप्लोमा दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED दिया जाता है। फिर शिक्षा कार्यक्रम के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, और लास्ट में आता है दो है अभी, शिक्षा का कार्यक्रम में मास्टर अगर है तो मास्टर BEd, और उसके बाद में गेम्स से रिलेटेड है तो DPEd। ये आपको इतनी चीजें दी जाती हैं। मतलब ये डिप्लोमा आपको मिलते हैं प्रशिक्षण वाले में। टीचिंग का जो ट्रेनिंग होती है, आप जब उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको ये डिग्री और डिप्लोमा मिलते हैं। कौन देता है? NC, आगे वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है NCERT। क्या है NCERT? क्या काम है इसका? नाम आपने सबने सुना है, आप में से ऑलमोस्ट सब NCERT से पढ़ के आए होंगे। ये बुक्स के इसमें है शायद। नेशनल, उसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका मेन क्या है? ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हमने मतलब वैदिक काल से जब हम पढ़ते चले आ रहे हैं। नाम हमारे सिलेबस का टॉपिक का हायर एजुकेशन, सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं बचपन से कि हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, स्कूल की भी पढ़ी हैं और प्राइमरी सब पढ़ा है हमने, तो हम उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन के किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं कर सकते हैं। एक स्टेप आप कूद के नहीं जा सकते हैं, सब रिलेटेड है। तो यहाँ पर NCERT का मुख्य जो काम है वो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। स्कूल से रिलेटेड जो जितने भी रिसर्च होने हैं उसकी जिम्मेदारी NCERT की होती है, स्पेशली बुक्स के संबंध में। बुक्स मीन्स आपको क्या क्या पाठ्यक्रम अवेलेबल एजुकेशन में इस लेवल पे करवाना है स्टूडेंट्स को, प्राइमरी में क्या हो, हायर सेकेंडरी में, मिडिल में, किसमें क्या हो, उसकी व्यवस्था, उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च होंगे स्कूल लेवल से, उस सब का संबंध NCERT से है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। कैसे हुई? भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह लेने के लिए स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसका गठन सोसाइटी, ये याद रखना है, इसका गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत एवं स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। ये याद रखना है। दो चीजें हैं, अगर इसके स्थापना की बात की जाएगी तो कौन सा ईयर है ये? 1961। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने में आ रही हैं जहां पर हम साथ में देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत, वहां पे अधिनियम का ईयर अलग है, वो अधिनियम पहले से बना हुआ है, उस अधिनियम, हाँ 1961, उस अधिनियम के आधार पर उसके बाद में उस समिति, संस्था या कमीशन की स्थापना हुई, तो उसका ईयर बाद में ही आएगा। इसलिए 96 के एक्ट के तहत 1961 में इसकी स्थापना की गई। NCERT की स्थापना शिक्षा की सामान्य प्रणाली को डिजाइन और समर्थन करने के एजेंडे के साथ की गई थी, जो कि चरित्र में राष्ट्रीय है और देश भर में विविध संस्कृतियों को सक्षम और प्रोत्साहित करता है। इस सेंटेंस को थोड़ी मुश्किल आपको हो रही होगी समझने में कि चरित्र में सांस्कृतिक, चरित्र में राष्ट्रीय कैसे देखा जाए, तो हमारी क्या हमने पढ़ा है कि किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी गवर्नमेंट स्कूल में,
किसी भी कल्चर के, स्पेशली किसी धर्म से, जाति से, उसके बारे में, कल्चर के बारे में कोई फोकस नहीं किया जाएगा। तो देखने में क्या है, अगर हम वैधानिक रूप से देखें, राष्ट्रीयता के उसमें देखें, तो क्या दिख रहा है? देखने में हमको दिख रहा है कि हम कैसे धर्मनिरपेक्ष हैं, चरित्र में हम राष्ट्रीय हैं, सभी धर्मों को हम समान रूप से मानते हैं। लेकिन जब हम फील्ड की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो देखते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, हम उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम उसमें 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, और भी बीच बीच में जो भी कार्यक्रम आते हैं, त्योहार आते हैं। आजकल तो कल्चर इतना ज्यादा हो गया है, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे कार्यक्रम आयोजित की जाते हैं, रंगोली बनवाई जाती है, राखी बनाने सिखाया जाता है स्कूलों में छोटे बच्चों को। तो क्या हो रहा है, ये राखी किसका त्योहार है? हिंदुओं का है। दीपावली पे दिए बनवाए जाते हैं, दीपावली किसका त्योहार है? हिंदुओं का है। सारे त्योहार सबके, ईद मनाई जाती है, बच्चों को ईद से रिलेटेड जब आता है तो बच्चे उसकी भी बधाइयां देते हैं। मतलब सारे फंक्शंस, और जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार माने जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन पे 2 अक्टूबर, इन पे क्या करते हैं? कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। उसमें सारे बच्चों को क्या बनाया दिया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका रिप्रेजेंटेटिव बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे तब क्या लेके आया जाता है? सब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दिख क्या रहा है? पूरे राष्ट्र की संस्कृति झलक कर आ रही है कि सारी संस्कृति को हम, हाँ, सारी संस्कृति को हम लेकर चल रहे हैं। दिखने में हम भले ही राष्ट्रीय की धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन हम सारे धर्मों को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो ये इसका एक पॉइंट था। फिर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी की जब बात करेंगे, मुख्य उद्देश्य पूछा जाएगा, तो क्या ध्यान रखना है? स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को, रिसर्च को बढ़ावा देना। फिर आ गया हमारा सीबीएसई। क्या होता है सीबीएसई? बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे सीबीएसई से। क्यों इनकी जरूरत पड़ी सीबीएसई स्कूल की, और कब इसकी स्थापना हुई? आपको पता है, आप नेट और जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पता होगा आपको कि कौन कंडक्ट करवाता है नेट और जेआरएफ का एग्जाम, कौन कंडक्ट करवाता है? यूजीसी और एनटीए। यूजीसी, एनटीए। यूजीसी करवाता है और सीबीएसई करवाता है। अब आप जब रिजल्ट देखते हैं अपना, तो जब वो पूछता है आपसे कि कौन से, ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, तो पूछता है कि किस वाले का आप देख रहे हो, यूजीसी नेट का देख रहे हो या सीबीएसई नेट का देख रहे हो? ये पूछता है। क्यों पूछता है? दोनों ही लेते हैं, लेकिन अलग कर दिया है, इनके काम बांट दिए हैं। जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनका सीबीएसई लेता है, कुछ आर्ट्स वाले भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें बेसिक साइंस रहता है। और जो आर्ट्स साइड के होते हैं उनका एग्जाम यूजीसी लेता है। आई होप अब ये चीज आपको पता होगी। फिर मतलब वो जो एग्जाम है मैम, वो ये यूजीसी ही देता है ना? हाँ, लेता है, लेकिन वही डिवाइड है, फिर भी काम उनके बटे हुए हैं, दोनों ही लेते हैं। लेकिन इसमें आपने बोला ना साइंस वाले जो स्पेशली होते हैं उनका। हाँ, ये उन लोगों के लेगा, और जो आर्ट्स वाले हैं उन लोगों के यूजीसी लेता है। अपन लोगों का, योग वालों का यूजीसी ही लेता है। ठीक है, और वेबसाइट पर जाके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर जब भी कोई चीज देखते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल डेवलप करिए मन में, खुद से बनाइए एग्जाम्पल, चीजें हमेशा याद रहेंगी। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1929 में हुई इसकी। तब 1929, हम आजादी के पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना है, लेकिन क्या था ये? राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में तब स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय केंद्रीय, उसका नाम तब क्या था? राष्ट्रीय ही था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही उसको, जब 1929 में स्थापित हुआ था, तब उसका नाम, ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था। जो ये सेंट्रल हो गई, ये बाद में हुआ है। कब हुआ है? 1952 के संविधान संशोधन द्वारा नाम बदलकर इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेंट्रल
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रखा गया। पुनर्गठन 1 जुलाई 1962 को इसका किया गया, जिससे पूरे देश में छात्रों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। क्यों किया गया? एक जैसा मॉड्यूल हो पूरे कंट्री में सब जगह, इसलिए इसको फिर से दोबारा से गठित किया गया। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, कई ऐसे सर्विसमैन होते हैं जो या तो मिलिट्री में होते हैं या किसी ऐसी जॉब में होते हैं कि जहाँ फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे आईएएस हो गए, उनके भी रेगुलरली ट्रांसफर होते रहते हैं, कभी इस जिले में कभी उस जिले में, कहाँ का। तो अब मान लीजिए किसी सत्र के बीच में उनके बच्चों का एडमिशन, उनको ट्रांसफर हो गया, तो अब हर जगह बच्चों को लेके जाएंगे तो क्या होगा? इधर कुछ पढ़ाई करके गया है और नई जगह जाएंगे, वहां पता नहीं क्या सिलेबस चल रहा है, क्या वहां पर सिलेबस है, क्या एजुकेशन व्यवस्था है, वहां का सिस्टम कैसा है। इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में सीबीएसई स्कूल की ये केंद्रीय विद्यालय की कंसेप्ट लाई गई कि भले ही किसी का भी ट्रांसफर हो जाए, उनके बच्चों को एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा, तो जब ये ट्रांसफर होके उस जगह के केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो अपनी पढ़ाई को इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो एक ड्यूरेशन होता है और सिलेबस होता है सेम टू सेम होता है, कि 6 महीने में केवल यही वाला सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो अगर बच्चा किसी भी टाइम पीरियड में वहां पहुंचता है तो जहां छोड़ा था वहीं से उसका स्टार्ट होगा, उसका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसकी जो खास बात है, क्वेश्चन आने की संभावना, उसको ध्यान रख लीजिए। क्या क्या इसके ये बताई दिया है कि जॉब्स के कारण उनको बचाने के लिए। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि द्विभाषी माध्यम होता है, मीन्स दोनों लैंग्वेज में वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। पूरे इंडिया में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सब में बिल्कुल एक जैसा पाठ्यक्रम, एक जैसा टाइम ड्यूरेशन चलेगा। और इसके अंतर्गत सारे सीबीएसई स्कूल जुड़े हुए रहेंगे, संबद्ध रहेंगे इससे। जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, सीबीएसई फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं, वो सब इससे जुड़े रहेंगे। और सभी केंद्रीय विद्यालय सह शैक्षणिक संयुक्त विद्यालय हैं, मतलब कोएड टीचिंग दी जाती है, कोएड एजुकेशन यहाँ उनको मिलती है। लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय में आप देखेंगे लड़के लड़कियां सब साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? ट्रांसफर हो रहा है बच्चों का, स्पेशल किसी उद्देश्य के कारण अगर किया गया है तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो। फिर कक्षा 6 से 10 तक इसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। एक उपयुक्त शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को यथोचित रूप से उचित रखा जाता है, मीन्स कि रेशियो बताया गया यहाँ पे कि मान लीजिए 60 बच्चों पे एक टीचर होगा या 30 बच्चों पे एक टीचर होगा। ये आपको क्या व्यवस्था है वेबसाइट से पता चलेगी। यहाँ पे बस बताया गया है कि उसको इस तरीके से रखना है कि जो एजुकेशन की एक क्वालिटी है वो बनी रहे, उसमें गिरावट ना आए। और क्या होता है इसमें, 8th क्लास तक के बॉयज की, 12th क्लास तक की गर्ल्स की, और SC ST कैटेगरी की, प्लस जो वहां पर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मीन्स कौन से वाले, जो वहां पर व्यवस्था मैनेजमेंट वाला देखते हैं कर्मचारी, उनके बच्चों की कोई फीस नहीं लगती, फ्री एजुकेशन पूरी होती। इतने सारे लोगों की कोई एजुकेशन फीस वहां पर नहीं ली जाती है। कोई कुछ पूछ रहे हैं बीच में? मैम इसमें सीबीएसई से संबंधित बताया है इसको, केंद्रीय विद्यालय को। तो मुझे अभी तक लग रहा था एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो उसका सिलेबस यहाँ पर फॉलो किया जाता है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सिलेबस सीबीएसई में भी एनसीईआरटी का ही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिलेबस वही है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस ही हाँ, एनसीईआरटी का ही सिलेबस है।
अभी हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका डाउट ये वाला। अब जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय को आप क्या बोल सकते हैं, ग्रामीण जो आबादी है उसका केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, कि जहाँ जो केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं हर जगह है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए स्पेशली जो विद्यालय बनाए गए हैं उनको जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे केंद्रीय विद्यालय में चलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर किसी को पता हो या कोई पढ़ा हो जवाहर नवोदय में, नवोदय विद्यालय में आवासीय विद्यालय होते हैं, और यहाँ पर प्रवेश कब होता है, 6th क्लास के बाद में, यानी 5वीं में बच्चा जब होता है तब वो एंट्रेंस टेस्ट देता है, उसके बाद उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है एंट्रेंस टेस्ट के बिना। अभी की क्या है करंट पोजीशन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके लिए फिर से वेबसाइट में जाएंगे। तो 7 साल की एजुकेशन यहाँ पर होती है। केंद्रीय विद्यालय में तो पहले से भी पढ़ सकता है बच्चा, अगर क्योंकि वो तो सभी जगह होते हैं, शहरों में भी होते हैं, तो वहां पर तो शुरू से पढ़ सकता है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास से एडमिशन होते हैं। जो लोकल बाहर वाले बच्चे हैं, गांव वाले जो जा जाकर पढ़ते हैं कहीं, और ये देखा होगा आपने, ये कहीं भी थोड़ा सा दूर, मुख्य जो शहर होते हैं, आबादी होती है, उससे थोड़ा सा इंटीरियर में बनाए जाते हैं ये वाले आवासीय विद्यालय होते हैं, और इनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं स्टूडेंट्स को, और अलग अलग एज में यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। मैं बहुत पुराना बता रही थी, जो एग्जाम्पल दे रही थी, आउट स्कर्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं, आउट स्कर्ट मीन्स? मैम वो थोड़े से गांव से थोड़े दूर होते हैं ये वाले। हाँ हाँ, ये हाँ मैं बोल सही, रही हूँ। ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा गांव से भी दूर, शहर से भी दूर, एक अलग माहौल में, केवल शिक्षा से संबंधित वहां पे उनको माहौल मिले, ऐसा वहां पे दिया जाता था। और इस एक स्वायत्त संगठन के तहत चलाए जाते हैं, मीन्स ऑटोनॉमस बॉडी के द्वारा इनका रेगुलेशंस होता है। क्या है, इसको पढ़ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली कोई लेना है इसीलिए तो एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, सभी को नहीं, सबके लिए तो है प्राथमिक शिक्षा, वो ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन जो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि जो वहां पर उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं लेकिन वहां उतनी सुविधाएं नहीं है उनके हिसाब से, तो उनके लिए ये वाली व्यवस्था है कि यहाँ पे सिर्फ अच्छे अच्छे प्रतिभावान बच्चे ही होंगे जो आपस में मिलकर भी कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए इन्वेंशन करेंगे। और इसके लिए चलाने वाली संस्थाएं कौन सी है, नवोदय विद्यालय एक तो समिति है, फिर नई दिल्ली स्कूल शिक्षा है, साक्षरता विभाग है, नई दिल्ली स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और शिक्षा मंत्रालय, ये इसको मिलकर एक स्वायत्त संगठन के रूप में चलाते हैं। फिर बजट कौन देता है इसके लिए, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो इसके लिए बजट देता है। ये 7 वर्षों के प्रवास के दौरान स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं ली जाती, बिल्कुल फ्री एजुकेशन रहती है, 7 साल तक बच्चा फ्री में पढ़ेगा। तमिलनाडु के अतिरिक्त पूरे भारत में केंद्रीय नवोदय विद्यालय है, तमिलनाडु में नहीं है। ये आप करंट वाली देख लीजिएगा, पुराना डेटा है तो करंट में है या नहीं है, वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप भूल गए हो, व्यवस्था चेंज हो गई हो। इतना क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट डेज, ब्रेक लेना है क्या बीच में किसी को, मतलब किसी को क्या, सभी को? 5-10 मिनट का नहीं, सिर्फ 2 मिनट का, अगर लेना हो तो ले सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना है मैम बाकी? देखिए 13 पेज थे, 13 में से 7 हुए हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा नहीं, हो जाएगा 10-15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। करवा दीजिए मैम। करवा दें? ठीक है, राधिका मैम ने परमिशन दे दी, करवा दीजिए। हाँ मैम, आज संडे ना, थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। अरे वाह, चलिए ये हम पढ़ चुके हैं इम्पोर्टेंट डेज, एक पेज और कम हो गया, जवाहर नवोदय हो गया हमारा। यूजीसी पर आ गए हैं अब हम। यूजीसी आपको बताया था कि कहाँ से पढ़ना है, यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्चुअल चीजें, क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट,
सार्जेंट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान समिति की बात की गई थी। याद होगा, हमने सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ी थी, वहां पर इसकी बात हुई थी। और इसीलिए इसको अगर क्वेश्चन आता है कि यूजीसी की नींव कहाँ पड़ी थी, तो आपको अगर ऑप्शन में फिर सार्जेंट रिपोर्ट मिलता है तो आपको वहां पर आंसर करना है। सार्जेंट रिपोर्ट से बेसिकली ये आया है। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया गया। ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। आज जो वर्तमान में इसका नाम है, कैसे पड़ा? 1956 के संसद अधिनियम, ध्यान रखेंगे, ना कि संविधान में इसका उल्लेख है, संसद ने अधिनियम बनाकर। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि यूजीसी कैसी इकाई है, संविधिक है, मतलब आपकी संसद द्वारा बनाई गई है। अधिनियम के तहत यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। 1956 में इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया। मुख्य कार्य के पहले इसकी स्थापना से रिलेटेड और क्या है ये देख लेते हैं। 28 दिसंबर, डेट याद रखना है यूजीसी के गठन की, मींस औपचारिक तौर पर पहले जो हुआ था 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक रूप से यूजीसी की नींव पहले थी, उसका नाम अलग था। अब यहाँ पर डिफरेंस करके याद रखना है कि औपचारिक रूप से पूछा जाए तो आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखना है, 53 याद रखना है, 28 याद रखना है। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात, समिति करके पूछा जाएगा, तो आपको सार्जेंट रिपोर्ट रिलेट करके, इससे आप कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं याद रखने के लिए। आप जो सही मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, खुद से क्वेश्चन बनाइए तो आपको ये याद रहेगा। फिर सही मिलान वाला इससे क्वेश्चन बना लीजिएगा। इस पूरे जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे से सही मिलान वाले क्वेश्चन अभी हायर एजुकेशन का जो भी लेगा, शायद किसी ने लिया नहीं है क्विज के लिए, तो हायर एजुकेशन का जो भी ले, इस वाले पूरे टॉपिक से सही मिलान के क्वेश्चन बनाइएगा। अब इसका जो उद्देश्य है उसकी बात करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण, समन्वयन एवं अनुरक्षण करना। बिल्कुल वैसी ही बात जैसी हमने पढ़ी थी, शिक्षक शिक्षा वाली जो काउंसिल थी, वो जो काम कर रही थी, वैसे ही कि भाई हमने स्टैंडर्ड एक डिसाइड कर दिया है, फिर उसका कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको हम ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे, निगरानी करेंगे कि भाई जैसा हमने बताया है वैसा उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर नवंबर 1956 से संवैधानिक रूप से कार्य करना इसने शुरू किया। संवैधानिक सांविधिक, एग्जैक्ट ये शब्द याद रखना है आपको, सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक दोनों अलग अलग शब्द हैं। सांविधिक मीन्स संसद लाया है, संवैधानिक मीन्स संविधान में उल्लेख है। ये याद रखे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर करिएगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? पुणे, हैदराबाद, इनको रट लीजिएगा, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ये इसके 6 क्षेत्रीय यानी कि रीजनल सेंटर्स हैं इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे शांति स्वरूप भटनागर, इसको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है खुद से ढूंढना है वेबसाइट पर जाकर। ये हो चुका है। अब यूजीसी के 9, ओके ठीक है। कार्य क्या है यूजीसी के? विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का वितरण, ग्रांट प्रोवाइड करवाना। मेन काम तो इसका यही है, ग्रांट प्रोवाइड करवाना। उच्च ग्रांट एफिलिएशन और
जो निगरानी वाला काम है, ये इसके मेन काम है। उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में, इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना। फिर केंद्र राज्य सरकारों को हायर एजुकेशन के विकास से संबंधित आवश्यक उपायों हेतु सुझाव देना। सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है, सिलेबस भी प्रोवाइड करवाता है, इसी का सिलेबस माना जाएगा जो इसने बोल दिया है। बनवाते किससे हैं? बनवाते जहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से बनवाते हैं, लेकिन फाइनली डिसाइड कौन करता है? यूजीसी ही करना है कि लेना है या नहीं लेना है इसको। देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे। इसको इतना महत्व नहीं देना है, क्योंकि जिसमें कहीं ना कहीं एकदम श्योरिटी नहीं होती है तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी इसको हमने ले लिया है। आप और यूजीसी की वेबसाइट पे सर्च कीजिए, कहीं मान लीजिए बाई चांस आपको मिल रहा है तो वहां से देखिएगा। 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं हायर एजुकेशन के। उसमें कौन कौन सी? केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी। और एक 5वीं प्रकार की कौन सी होती है बताइए? मैंने बता रखी है, फेक यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। जो यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन अपने आप को दावा करती है कि हम यूनिवर्सिटी हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सलाह है कि मतलब आपको आपके आसपास जो भी व्यक्ति, बच्चा, स्टूडेंट बन के जा रहा है कहीं भी, तो उसको बताइए कि पहले वेबसाइट पे जाके सर्च कर ले कि ये वैलिड है या नहीं है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, वरना उसकी पूरी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गोवा, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसको याद रखना है। सबसे ज्यादा यूपी में है। ये भी फैक्ट पुराना है, तो आपको कहाँ से अभी नई पीडीएफ जो है उसमें से आप देख लेंगे, सेंड कर दूंगी, क्योंकि अभी क्लास में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप खुद से उससे क्वेश्चन बनाएंगे। बस इतना बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे आते, बता भी चुकी हूँ मैं शायद। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा है, ये 12 का की सूची में सम्मिलित हैं। स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राज्यपाल, कुलपति, ये किसके बारे में बात हो रही है? जो यूनिवर्सिटीज हमने ऊपर पढ़ी है ना, उनकी बात हो रही है। स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राज्यपाल कुलपति होते हैं और कुलपति आचार्य होते हैं। यूजीसी इनकी सूची प्रकाशित और नियमित करता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे? पूरी तरह से स्वायत्त होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं, पाठ्यक्रम खुद ही निर्धारित करते हैं। और लेकिन उसके लिए भी फिर उसको यूजीसी से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो उनको फिलफिल करनी होती है। उसके बाद में ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने यूजीसी देख लिया। इसके बाद में भारत में तकनीकी शिक्षा, एक हमारा जो टॉपिक है शायद 4th या 5th, उसमें आती है तकनीकी शिक्षा। तो इसके लिए एक तो मैंने तरीका आपको क्या बताया है, हायर एजुकेशन की वेबसाइट से जितने भी सारे आईआईटीज, एनआईआईटीज हैं उन सबको लेंगे और उनको देखेंगे मेन जो है कि कहाँ पर कौन सा। उसके लिए आप हेल्प किसकी लेंगे? पीवाईक्यू की हेल्प लेंगे। पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप वहां से फिर उस हिसाब से अपना डेटा मेंटेन कीजिएगा, ज्यादा पूरा ढेर लगाने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें मानव तकनीकी शिक्षा से क्या मीनिंग है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। मानव संसाधन, मानव द्वारा निर्मित यंत्र मीन्स जो भी कुछ भी मशीन होती है, और प्रौद्योगिकी से संबंध शिक्षा जो मानव को कुछ कुशल बनाने, कुशल लिखा गया है, कुशल है, बनाने के लिए और उसके साथ कार्यों को सक्षम और सुगम बनाती है, इसी का अध्ययन तकनीकी शिक्षा या कौन सी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में आता है। इस तकनीकी शिक्षा के अवसर मुख्य रूप से किसको मिलते हैं, या मतलब इसमें हमको कौन सी शिक्षा मिलती है? इसमें डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
ये सब इसमें आ जाते हैं। ये एजुकेशन हम टेक्नोलॉजी में भी ले सकते हैं, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, इस टाइप से। फिर 1847 में भारत में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ये हमने पहले पढ़ा था, बहुत पहले कब आया था, फिर चीजें थोड़ी सी देखते हैं हम कि कोई एक्ट आया, अधिनियम आया, उसके आधार पर उसको संवैधानिक या संविधिक दर्जा प्रदान हुआ। मैम फिर वहाँ उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी था वो, जो अभी हाँ, आईआईटी हुआ है। हाँ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सबसे प्राचीन क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? वारंगल 1959 में स्थापित किया गया था, और 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया गया। ये देखिए, स्थापित किसी और स्वरूप में हुआ था, उसमें फिर 2002 में चेंज आ गया, तो उसको कुछ और कहा जाने लगा। 1909 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद होती है एक, किसके लिए? इसको आप क्या बोल सकते हैं? टेक्निकल एजुकेशन का यूजीसी मान सकते हैं। 3 चीजें हमने ऐसी पढ़ी है स्पेशल। शिक्षक शिक्षा एजुकेशन के लिए एक अलग बना हुआ है काउंसिल, वो सारे उनको एफिलिएशंस और क्या कहना चाहिए, उनका इवोल्यूशन, सारी चीजें वो डिसाइड करता है, सिलेबस डिसाइड करता है। टेक्निकल के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, AICTE, बिल्कुल याद रखिएगा इसको इसी फॉर्म में, AICTE। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है? यूजीसी। यूजीसी के अगर यूनिवर्सिटी के सारे यूनिवर्सिटी की संबंध कहाँ रजिस्टर्ड है उसकी बात आएगी, तो कहाँ रजिस्टर्ड है? सारे के सारे यूजीसी में ही है रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन की बात आती, एनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। लेकिन जब स्पेसिफिक वे में हम देखते हैं उसके काम के आधार पर, तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका फिर उनके लिए ये बंटवारी, ये भी समझ लीजिए आप कि एक प्रकार से अपने अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है। अधिकार बांट दिए गए कि भाई हम सारी चीजें नहीं देख पाएंगे, आप इन काम को बांट लीजिए। ठीक है, तो क्लियर होगा, इतना कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है या इसको क्लोज करें? ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब PDF मैडम ने भेजी थी, लेकिन उसके लिए अभी नहीं देख पाएंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हम एक क्लास और रख लेंगे किसी दिन, जैसा आप लोग ठीक समझें। आपका ये सारा अभी बहुत सारी जो क्लासेस एक साथ लग रही हैं, उसके बाद में कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के लिए कौन आगे आ रहे हैं? हैंड रेज कर दीजिए। संध्या जी, बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है आपका। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। हरिओम। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, हाथों की ध्यान मुद्रा छोड़ सकते हैं। हरिओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। चलिए अब हम क्लास को विराम देंगे, नेक्स्ट मीटिंग भी है इसके बाद में, PhD क्लास है।